पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बजट की परिभाषा दें। भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है। पहले आपको बजट की परिभाषा देना है कि बजट क्या होता है। बाद में फिर आपको भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है इसके बारे में बताना है और किस तरह से ये पारित होता है। सिर्फ बजट तैयार करने का ही बात नहीं बल्कि इसको पारित किस तरह से कराया जाता है उस चीज को भी आपको बताना है। तो आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा, आज ये सारा जो आपका डाउट वो क्लियर हो जाएगा इस वाले सेशन में, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह के और भी जो जानकारी आप तक पहुंचता रहे, आप अच्छे अच्छे चीजों को सीख सके और अपने सेमेस्टर में बेहतर मार्क्स ला सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियो डाला उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना हो सकता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग का भी थोड़ा सा भलाई हो सके, वे लोग भी थोड़ा सीख सके, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि बजट की परिभाषा दें। भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक ही में मतलब 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को एक ही बार आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। बजट क्या होता है इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि बजट एक योजना है। बजट क्या है? तो एक योजना है जिसमें किसी तय समय के लिए आय मतलब कमाई और व्यय मतलब खर्च का अनुमान लगाया जाता है। बजट क्या है? तो एक योजना होता है। जैसे कि इस साल 2025 का तो अब गया, 2026 में जो आने वाला टाइम है उसमें बजट पेश किया जाएगा और वहां पर बताया जाएगा कि इस साल जो है कितना कमाई हो सकता है, कहां से कितना कमाई हो सकता है और कहां पर खर्च करना है, उसी को बजट कहा जाता है। क्या लिखा है कि बजट एक योजना है जिसमें किसी तय समय के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। आय मतलब कमाई और व्यय का मतलब खर्च का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग और थोड़ा सा सरल शब्दों में समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कमाई कहां से होगी और पैसा कहां कहां खर्च किया जाएगा, इसका लिखित हिसाब ही बजट कहलाता है। इसको पारित करने का चीज अलग है, अब वहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तैयार कैसे किया जाता है, पारित कैसे होता है, इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे। बजट क्या होता है इस चीज को पहले आप लोग समझ लीजिए। बजट क्या होता है? तो ये एक योजना होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी तय समय के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए, हमारे देश में 1 साल में हर साल जो है बजट पेश किया जाता है। तो 1 साल आप समझिए कि 1 साल में ये तय किया जाता है 1 साल में कि कितना कमाई होगा और कितना खर्च होगा, ये अनुमान लगाया जाता है और इसी को बजट कहा जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से कमाई होगी, कितना पैसा कमाया जाएगा और किस किस क्षेत्र में उसको लगाया जाएगा, उसी को बजट कहा जाता है। आगे हम लोग विद्वानों के द्वारा जो बजट की परिभाषा दी गई उस चीज को समझेंगे। ये तो हमने अपने से लिख दिया कि बजट क्या होता है, बजट का अर्थ हमने खुद से लिख दिया, बजट की परिभाषा हमने खुद से लिख दिया कि जहां जहां से कमाई होगा और जहां जहां पर खर्च करेंगे उसका लिखित दस्तावेज, उसी को बजट कहा जाएगा। ये हमने खुद से लिख दिया। लेकिन विद्वान क्या इस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है बजट की, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग 2-3 जो परिभाषा है उसको याद जरूर कर लेंगे। 2-3 यहाँ पर जो विद्वान है उसके नाम आपको याद कर लेने और उसके द्वारा क्या परिभाषा दी गई है उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन बनेगा आपका बजट से संबंधित और एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास ये याद रहेगा, आप इसको याद कर लिए होंगे तो आप आराम से इसको लिख सकेंगे, ठीक है। तो पहले जो विद्वान है वो है प्रोफेसर वास्टेवल। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि बजट सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। ये जो प्रोफेसर वास्टेवल है, इनका कहना है, जो प्रोफेसर वास्टेवल है इनके द्वारा बजट के लिए परिभाषा दी गई है। बजट जो है वो सरकार के अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि बजट जो है वो सरकार की अनुमानित आय है कि कितना कमाएगा, कितना खर्च होगा, उसका एक विवरण है, ठीक है, वार्षिक विवरण है, उसी को बजट कहा जा रहा है। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर वास्टेवल के द्वारा, वास्टेवल के अनुसार। दूसरे जो विद्वान है वो है किंडलबर्गर, ठीक है, किंडलबर्गर। ये क्या कहते हैं बजट के बारे में? तो बजट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार आय और व्यय का अनुमान लगाती है तथा संसाधनों का आवंटन करती है। जो किंडलबर्गर है इनके द्वारा कहा जा रहा है बजट के बारे में कि बजट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार आय और व्यय का अनुमान लगाती है, कितना हम कमाई करेंगे, सरकार जो है कितना कमाई करेगी और फिर सरकार जो कितना खर्च करने वाला है, ठीक है। इस चीज का जो अनुमान लगाता है उसी को बजट कहा जाता है तथा संसाधनों का आवंटन उसी हिसाब से करती है और इस पूरे प्रक्रिया को बजट कहा जाता है। किसके अनुसार? तो किंडलबर्गर के अनुसार। तो 2-3 आप कम से कम परिभाषा को याद जरूर कर लेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि बजट केवल आंकड़ों का विवरण नहीं है बल्कि यह सरकार की आर्थिक नीतियों, प्राथमिकताओं और उद्देश्यों का दर्पण है। कहा जा रहा है कि ये जो परिभाषा आपने ऊपर देखा, ये सिर्फ बजट का आंकड़ा का विवरण नहीं होता है। बजट केवल आंकड़ों का विवरण नहीं होता है कि मान लीजिए इस साल जो है 50 लाख करोड़ खर्च
50 लाख करोड़ का आय होने वाला है, सरकार का 50 लाख करोड़ का आय होने वाला है, और खर्च कितना है तो 60 लाख करोड़ का खर्च इस साल करने वाले हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि एक आंकड़ा ये सिर्फ नहीं, बल्कि इसमें यह पता चलता है कि सरकार की आर्थिक नीतियां जो प्राथमिकताओं और उसके उद्देश्यों का भी दर्पण है, कि सरकार की जो नीति बनाई गई, सरकार ने जो नीति बनाया कि 60 लाख करोड़ हम लोग खर्च करने वाले, तो किस क्षेत्र में खर्च करने वाला, क्या वो दारू का ठेका खोलने वाला है, सिगरेट गुटखा में लगाने वाला है, या फिर शिक्षा में लगाने वाला है, स्वास्थ्य में लगाने वाला है। तो वो क्या कहा जा रहा है कि किन चीजों पर वो प्राथमिकता दे रहे हैं, ये जो नीति बनाई गई वो किन चीजों को प्राथमिकता देते हुए बनाया गया, उद्देश्य क्या है, तो इस चीज का दर्पण भी है। बजट सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि प्राथमिकताओं और उद्देश्यों का दर्पण भी, उससे पता चलता है कि सरकार जो पैसे कहां पर खर्च कर रही है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। आगे कहा जा रहा है कि भारत में बजट एक लंबी प्रक्रिया से बनता और पारित होता है। भारत में जो है बजट एक लंबी प्रक्रिया से बनता भी और पारित भी होता है, क्योंकि पहले जो है इसकी तैयारी की जाती है, मतलब जो वित्त मंत्रालय है वो इसको पहले तैयार करने का करेगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको पहले तैयार किया जाएगा, फिर क्या करेगा तो वो कैबिनेट के पास ले जाएगा, जो भी जिसका भी सरकार चल रहा है उसके पास कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर पहले उसको पेश किया जाएगा, सब लोग कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर उसको प्रस्तुति किया जाएगा संसद में, तो फिर उसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और जब वहां से फिर पास होगा तो उसको अगर कोई दिक्कत है तो उस पर सामान्य चर्चा होगा, जैसे जो विपक्ष के लोग हैं या फिर जो उसी पार्टी के जो लोग हैं वो पूछेंगे कहाँ खर्च करना, ये वो बहुत सारा चर्चा होता है। ठीक है, तो एक सामान्य नॉर्मल सा चर्चा होगा, फिर विभागीय जांच होगा। ठीक है, कि विभाग के द्वारा जांच किया जाएगा कि आपने 60 लाख, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया 60 लाख करोड़ खर्च करने का, तो 60 लाख करोड़ खर्च आप जहां पर कर रहे हैं क्या वो सही है, वो सही स्थान पर है। अगर आप शिक्षा में लगा रहे हैं तो शिक्षा में क्या उतना पैसा खर्च करना जरूरी था, तो इस सब चीजों का जो जांच होता है उसी को विभागीय जांच कहा जाता है। तो चौथा आपका ये हो गया। फिर मांगों का मतदान होगा, मांगों पर मतदान होगा। अगर कोई विवादित चीज है जहां पर जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है, जो वित्त मंत्रालय वो कह रहा है कि यहाँ पर खर्च करना जरूरी है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी वो कह रहा है कि वहां पर खर्च करना जरूरी नहीं है, तो मांगों पर मतदान भी हो सकता है कि किसका ज्यादा वोट होगा वो वहां पर खर्च कर सकता है। ठीक है, तो मांगों पर मतदान भी होता है। फिर विनियोग विधेयक, इसको हम लोग आगे समझेंगे क्योंकि यहाँ पर समझना वो मुमकिन नहीं है, आगे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। आगे वित्त विधेयक, फिर क्रियान्वयन और अनुपूरक बजट, मतलब लागू करना, और अनुपूरक बजट मतलब उसको दे देना। ठीक है, बजट अगर शिक्षा के लिए लाया गया तो उस क्षेत्र को पैसा दे देना, आवंटित कर देना। तो इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया से ये जो बजट है भारत में बनता है और पारित होता है। इस चीज को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, ये जो 9 पॉइंट लिखा हुआ है, अगर 9 पॉइंट को अगर आप लोग याद कर लेते हैं सीक्वेंस से, तो आप खुद से भी लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, ये जो एक मान लीजिए इसको फॉर्मूला मान लीजिए आप लोग, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी चीज को अगर आप लोग याद कर लेते हैं या फिर कॉपी में लिख लेते हैं तो आप इससे देख देख करके भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले तैयारी किया जाता है, पहले बजट का जो पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है, फिर जो कैबिनेट के पास इसको ले जाया जाता है, और कैबिनेट के बाद फिर प्रस्तुति होता है कहाँ पर, संसद में। इस तरह से अगर आप इस कहानी को समझ लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलिए आप शुरू से सीधा सीधा हम लोग इसके आंसर को समझते हैं, इसकी प्रक्रिया को देख लेते हैं और कैसे पारित होता है उस चीज को समझ लेते हैं। भारत में बजट तैयार करने और पारित करने की प्रक्रिया, भारत में किस तरह से बजट जो है तैयार किया जाता है और पारित किस तरीके से किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। पहला, प्रारंभिक तैयारी वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जो वित्त मंत्रालय उसके द्वारा प्रारंभिक तैयारी की जाती है। कहा जा रहा है कि बजट निर्माण की शुरुआत वित्त मंत्रालय से होती है। जो बजट का निर्माण का शुरुआत है वो वित्त मंत्रालय से शुरू होता है, क्योंकि वही उसका मालिक होता है। ठीक है, प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने खर्च और आय का अनुमान लगाकर वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। जो भी विभाग होता है, जो भी मंत्रालय है, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, खेल खेल के लिए अलग है। ठीक है, जल के लिए अलग है, विद्युत के लिए अलग है, तो कई सारे मंत्रालय होते हैं। तो प्रत्येक मंत्रालय और विभाग जो है अपने अपने खर्च और आय का अनुमान लगाकर वित्त मंत्रालय को भेजते हैं कि हमने हम जो इस साल इतने कमाई करने वाले और इस सेक्टर में इतना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने अपने खर्च और आय को अनुमान लगाकर वित्त मंत्रालय के पास वो लोग भेजते हैं। फिर जो वित्त मंत्रालय इन सबको मिलाकर बजट का मसौदा तैयार करता है, और उसके बाद जो है वित्त मंत्रालय इन सबको मिला करके एक बजट का मसौदा तैयार करता है कि इतना सारा आय होने वाला है, इतना खर्च होने वाला है। तो ये पहला प्रारंभिक तैयारी हो गया। ये हम लोग क्या देखें तो भारत में बजट तैयार करने का और उसको पारित करने की प्रक्रिया को हम लोग समझ रहे हैं। तो पहले पॉइंट को आपने समझ लिया। दूसरा, कैबिनेट में स्वीकृति। बजट का मसौदा वित्त मंत्री द्वारा मंत्री परिषद, जिसको बोलते हैं कैबिनेट, के सामने रखा जाता है। यहाँ विस्तार से चर्चा होती है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। जो कैबिनेट होता है, जो उसका अपना मंत्री परिषद होता है,
पहले उस मसौदे को वहां पर पेश किया जाता है, रखा जाता है कि ये जो आप देख पा रहे हैं बजट, इतना खर्च होने वाला, इतना कमाई होने वाला, क्या ये सही है। पहले वहां पर जो भी चर्चा होती है कैबिनेट वो लोग वो करते हैं। उसके बाद जब वहां से मंजूरी मिल जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो उसके बाद उसको संसद में फिर पेश किया जाता है। अगर इसको हम अपने से उदाहरण देकर समझाएं आपको, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेरा 10 लड़कों का ग्रुप है, ठीक है, और कोई प्रधानमंत्री, या फिर इस तरह से समझ ले कि वो मेरा मंत्रिमंडल हो गया, ये हमारा मंत्री परिषद हो गया, ठीक है। तो मंत्री परिषद में हम अगर कोई योजना लाते हैं समाज की भलाई के लिए, अपने गांव की भलाई के लिए, तो हम पहले अपने 10 लड़कों को दिखाएंगे कि देखो हम ये करने वाले हैं, तो सही है या फिर नहीं है। तो उस चीज को वहां पर से पहले पास किया जाए कि हाँ हाँ सही है, गांव की भलाई के लिए सही है और अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गांव में दिखाएंगे इस चीज को। तो उसी तरह से पहले वो लोग क्या करते हैं, तो कैबिनेट में दिखाते हैं, और कैबिनेट में चर्चा होता है, सब कुछ देखभाल मतलब देखरेख होता है उसका, कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से होना चाहिए। उस चीज को देखने के बाद जब कैबिनेट मंजूरी दे देता है, उसके बाद इसको संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तीसरा है संसद में प्रस्तुति। वित्त मंत्री हर साल फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं, और जो वित्त मंत्री है वो फरवरी में या फिर मार्च में क्या कहा जा रहा है, संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। इसमें दो भाग होते हैं। अब इसमें दो भाग होगा। पहला तो है राजस्व बजट, सरकार की आय और व्यय, जो राजस्व बजट है सरकार कितना कमाएगा और कितना खर्च करेगा। और है पूंजी बजट, कि कहां पर लगाएगा, जैसे कि संपत्ति कितना है, ऋण और निवेश से जुड़ी बातें, ठीक है, कि कहां पर कितना ऋण लेना है या फिर देना है, कितना निवेश करना है, ये सब बातें। तो इसमें दो तरह की बात होते हैं, एक राजस्व बजट और दूसरा पूंजी बजट। आगे हम लोग चौथे को समझेंगे, बजट का सामान्य चर्चा। उसके बाद बजट का सामान्य चर्चा होता है, जब संसद में ये प्रस्तुत हो जाएगा तो इस पर कुछ सामान्य चर्चा होगी, उस चीज को समझ लेते हैं। बजट पेश होने के बाद संसद में उस पर सामान्य चर्चा होती है। बजट पेश होने के बाद क्या है, तो संसद में उस पर एक सामान्य चर्चा होती है। इस चर्चा में सांसद सरकार की आय व्यय योजनाओं पर विचार रखते हैं। इसमें क्या होता है, जो सांसद वो सरकार की आय व्यय योजनाओं पर विचार रखते हैं कि कितना कमाई हो रहा है, किस किस क्षेत्र से कमाई होगा, और जिस क्षेत्र में आप खर्च करने की बात कर रहे हैं वो सही है या फिर किन किन क्षेत्रों में खर्च होना चाहिए, वो क्या करते हैं, तो अपना विचार रखते हैं, बात करते हैं। तो सामान्य चर्चा होती है, लेकिन उस समय कोई मतदान नहीं होता। लेकिन इस टाइम क्या है, कोई मतदान नहीं होता, क्योंकि सिर्फ चर्चा हो रही है अभी तक। आगे जो पांचवा इसका प्रक्रिया है वो है विभागीय समितियों को भेजा जाना। इसके बाद बजट के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग संसदीय विभागीय समितियों के पास भेजा जाता है। हम आपको बता दें कि जो बजट है वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों से उसको पास करना पड़ता है। क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद बजट के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग संसदीय विभागीय समितियों के पास भेजा जाता है। ये समितियां गहराई से जांच करती है कि कौन सा मंत्रालय कितना खर्च करेगा, इसकी जरूरत कितनी है, ठीक है। तो विभागीय समितियों के पास भेजा जाता है, विभागीय जांच होती है कि आपने जो बजट पेश किया है उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना हम लोग कमा रहे हैं, और कहाँ पर ये खर्च हो रहा है, तो उतना जरूरत है या फिर नहीं है, कितना जरूरी है और किस क्षेत्र में कितना जरूरी है, उसके अनुसार से वो लोग जांच करते हैं। छठा जो इसमें पॉइंट लिखा है वो है अनुदान की मांग और मतदान। अनुदान की मांग और मतदान। अब होगा मतदान। कहा जा रहा है कि संसद के लोकसभा सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अलग अलग मंत्रालयों की खर्च संबंधी अनुदान की मांग पर मतदान करें। संसद के जो लोकसभा सदस्य हैं उसके पास ये अधिकार होता है कि अलग अलग मंत्रालयों की खर्च संबंधी अनुदान की मांग पर मतदान करें। जैसे कि अगर विभागीय जांच वाले लोग कह देते हैं कि वहां पर उतना खर्चा का जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके पास जो लोकसभा सदस्य होते हैं उसके पास ये शक्ति होता है कि वो लोग क्या करेंगे, तो मतदान करके उस चीज को हासिल कर सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि संसद के लोकसभा सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अलग अलग मंत्रालयों की खर्च संबंधी अनुदान की मांग पर मतदान करें। यदि बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है तभी मंत्रालय खर्च कर सकता है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो वो खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए मंत्रालय तभी खर्च कर सकता है जब बहुमत मिल जाएगा, ठीक है, बहुमत की स्वीकृति मिल जाएगी। तो अनुदान की मांग होती है और मतदान किया जाता है। सातवां जो पॉइंट इसमें लिखा है वो अनुदान विधेयक और विनियोग विधेयक, ठीक है। अनुदान विधेयक और विनियोग विधेयक, जिसको ऊपर हम आपको समझाने वाले थे। लिखा है कि संसद की मंजूरी के बाद दो विधेयक लाए जाते हैं। जब संसद से मंजूरी मिल जाती है उसके बाद दो विधेयक लाए जाते हैं। पहला अनुदान विधेयक। इसमें क्या होता है, सरकार को धन निकालने का अधिकार देता है। ये जो अनुदान विधेयक है ये क्या करता है, तो सरकार को जो धन है, जो खजाना है, उसको निकालने का अधिकार देता है। ये जो बिल है अनुदान विधेयक, ठीक है। और दूसरा जो बिल है, जो विधेयक है वो है विनियोग विधेयक। कर और राजस्व संबंधी प्रावधानों को लागू करता है। जैसे कि कहां से अब कमाई होगा, टैक्स कहां पर लगाना चाहिए,
राजस्व जो कहाँ से हम लोग कमाएंगे, सरकार का राजस्व कहाँ से कमाएगा, टैक्स कहाँ से आएगा, तो कमाई के बारे में जितनी चीजें हैं इससे संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए ये क्या करता है, तो अधिकार देता है। कौन? विनियोग विधेयक। और जो खर्च करने का अनुमति देता है वो कौन देता है, तो अनुदान विधेयक। ठीक है, तो दो तरीकों में इसको बांट दिया जाता है जब संसद से इसको मंजूरी मिल जाती है। तो 8वें पॉइंट में कहा जा रहा है राज्यसभा की भूमिका। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा की भूमिका, क्योंकि हम आपको पहले बताए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से इसको पास करना पड़ता है। राज्यसभा इन विधेयकों पर केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है। राज्यसभा क्या करेगी, तो राज्यसभा के पास जब ये बजट का बिल भेजा जाएगा, जब बजट इसके पास भेजा जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, या फिर क्या करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, नो छो चाहिए, या फिर जो टोकना टाकना चाहिए वो करेगा। ठीक है, लेकिन जो लास्ट में क्या होगा, तो लोकसभा इसको चाहेगा तो पार कर सकता है, पार कर सकता है। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि राज्यसभा इन विधेयकों पर केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा ही लेता है। और सबसे अंतिम राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब दोनों दो जगहों से, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से इसको पास कर दिया जाएगा, फिर इसको राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही बजट लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति तो साइन करेगा ही करेगा, क्यों? क्योंकि ऐसा ही नियम बनाया गया है, संविधान में ऐसा ही नियम है कि संसद में अगर कोई बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। तो वही बात है कि लोकसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही बजट लागू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कहानी खत्म होता है। 11 नंबर सीधा सीधे अब इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रभावी क्रियान्वयन, अब इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद संबंधित मंत्रालय और विभाग अपने स्वीकृत बजट के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। अब ये लागू हो गया, राष्ट्रपति से अनुमति मिल गया, मतलब वो अब लागू हो गया। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग लास्ट में इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको अच्छा लगा होगा समझ के भी। ठीक है, तो निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अतः स्पष्ट है कि बजट सरकार की वार्षिक आय व्यय का ही विवरण नहीं है, बल्कि यह उसकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों का दर्पण है। भारत में बजट एक संगठित प्रक्रिया से गुजरता है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयारी, संसद में प्रस्तुति, बहस और जांच, मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक की स्वीकृति। इस प्रकार यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत बनाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये काम करना आप लोग ना भूले, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो, जानकारी अगर आपको समझ में आया हो, तो चैनल पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। एक काम आप लोग को करना है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। ठीक है, आप लोग, अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते तो आप लोग भी थोड़ा सा इस चैनल के लिए सोचिए कि थोड़ा सा ज्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें कि आप लोग चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मात्र 29 रुपये महीने में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। वहां पर आप लोग पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। अगर आप लोग वहां पर 30 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहां पर हम आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लास डालना शुरू करेंगे। ठीक है, और आप वहां पर सीक्वेंस से, बिल्कुल जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो प्राचीन भारत का इतिहास, आपको जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है या फिर जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इस तरह से आप सीक्वेंस में वहां पर पढ़ पाएंगे, बिल्कुल एक एक क्लास करके। तो आप लोग का टारगेट है कि अगर आप लोग 30 लोग हो जाते हैं, 30 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहां पर क्लास देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।